क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। बिल्कुल ही लास्ट मिनट रिकॉल, आपके कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स, आपने कहा सर कार्डियक साइकिल पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दीजिए। तो यहां पर मैं कार्डियक साइकिल पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं। मेरा मकसद अभी कार्डियक साइकिल पढ़ाना नहीं है, हालांकि थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की लाइंस के हिसाब से मैं तेजी से आपको समझा देता हूं कि क्या होता है, लेकिन वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। इस टाइम पर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए, कार्डियक साइकिल में जो हार्ट के जो 4 चेंबर होते हैं, हर एक चेंबर एक बार सिस्टोल में होगा, एक बार डायस्टोल में होगा। दोनों एट्रिया एक साथ सिस्टोल या डायस्टोल में होंगे, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ सिस्टोल या डायस्टोल में होंगे। तो इसीलिए कार्डियक साइकिल विल बी अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच विल कंप्राइज एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। कार्डियक साइकिल में ये 4 इवेंट होंगे। चारों चेंबर एक साथ डायस्टोल में हो सकते हैं, लेकिन चारों चेंबर एक साथ सिस्टोल में नहीं हो सकते। जब चारों चेंबर एक साथ डायस्टोल में है तब हम उसे कहेंगे कि ये जॉइंट डायस्टोल स्टेज है। यहां से आपकी एनसीईआरटी ने कार्डियक साइकिल शुरू की है। टू बिगिन विद, ऑल 4 चेंबर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। यहीं से मैं पिक कर रहा हूं, तो मैं यहां पर शायद के साथ आपको बताता जाता हूं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ये राइट एट्रियम है, यहां पर वीनस ब्लड वापस आ रहा है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड दोनों तरफ आ रहा है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर ऑक्सीजनेटेड। देखिए मैंने कितनी बड़ी बात कही, मैंने कहा दोनों में ब्लड वापस वेन से आ रहा है। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर ऑक्सीजनेटेड, यहां पर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहां पल्मोनरी वेन। खैर धीरे धीरे जब एट्रिया भरता चला गया और एट्रिया का प्रेशर, क्योंकि यहां अगर पानी भरता चला जाएगा तो यहां प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम वो आएगा जब एट्रिया की साइड का प्रेशर वेंट्रिकल की साइड के प्रेशर से बढ़ जाएगा। सो जैसे ही एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकल से, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वॉल्व खुल जाएंगे। तो सेमील्यूनर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व खुल जाएंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो होगा क्या कि ये जो ब्लड आ रहा था, ये ब्लड कहां पहुंच जाएगा बेटे, शाबाश, वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। इसे आप वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। और क्योंकि ये ब्लड बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के यहां से यहां पहुंचा है, तो इसे पैसिव फिलिंग कहते हैं। और ये करीब 70% जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है, वेंट्रिकल में जो ब्लड भर रहा है उसमें 70% ये पैसिव फिलिंग है। ये क्यों हुआ कि जैसे ही एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो एवी वॉल्व ओपन हो गए। तो आपकी एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है कि जैसे ही क्या खुला, ये ओपन हुए, कौन बेटे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। तो ब्लड पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से जो आ रही है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगी थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया। क्या ये लाइन समझ में आ गई? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपको समझा दी। इस बीच में जब 70% ब्लड आ गया तो अब यहां पर जो एसए नोड था बेटे, उसने एक इंपल्स जनरेट करी और उस इंपल्स की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग एक्टिव हुई। किसकी वजह से? इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सो जो अगली स्टेज है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% ब्लड और यहां पर आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग 70% होती है और एट्रिया कंट्रीब्यूट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट करता है केवल 30%। सो अब हमने ये कहा कि एसए नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल। इसकी वजह से देखिए बड़े ध्यान से, अभी मैंने आपसे कहा था कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको आपने एट्रियल सिस्टोल कहा। और 30% ब्लड कहां पर आ गया बच्चे? 30% ब्लड कहां पर पहुंच गया? आपका वेंट्रिकल में पहुंच गया। आपकी लाइन एनसीईआरटी की। अब तब तक ये इंपल्स यहां एवी नोड पर पहुंची और उसके बाद बंडल ऑफ हिस से ये वेंट्रिकल में आ गई और इस इंपल्स ने वेंट्रिकल को डीपोलराइज किया और वेंट्रिकल
को डीपोलराइज करने की वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ, और वेंट्रिकल का सिस्टोल जैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो चुका होगा, सोचिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने 30% ब्लड पहुंचा दिया, उसके बाद एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, और अब वेंट्रिकल ने क्या करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। और जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो शुरू में ही, बिल्कुल शुरू में ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो एट्रियल प्रेशर से ज्यादा हो गया और एवी वॉल्व क्लोज हो गए। सो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो अगली स्टेज आई, इसके बाद में यह हुआ कि ये जो इंपल्स पहुंची बेटे वेंट्रिकल पे, इससे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और इसकी बिगिनिंग में ही, ध्यान रखिएगा बेटे ये रहा क्वेश्चन, इसकी बिगिनिंग में ही एवी वॉल्व क्लोज हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि वेंट्रिकल की तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया एट्रिया से, और ये वॉल्व बंद हो गए। जब वॉल्व खुलते हैं तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन जैसे ही वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड को आप लब या S1 कहते हैं। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट हार्ट साउंड किस वजह से कब सुनाई देती है? तो वजह है साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एक साथ बंद हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि यहां पर ये बंडल ऑफ हिस से पहुंचा बेटे, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और एट्रिया क्या हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया था, रिलैक्सेशन में है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्लोजर हुआ बेटे किसका, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का। और इसकी वजह से हमने क्या कहा, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? अब हमने ये कहा कि यहां पर हमने ये कहा कि अब ब्लड कहां पर पहुंच चुका है बेटे, शाबाश, वेंट्रिकल में। एवी वॉल्व बंद हो चुके हैं, पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो चुकी है, और वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ रहा है। इस एवी वॉल्व को हम वापस खुलने नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ी देर में जब वेंट्रिकल का प्रेशर काफी बढ़ जाएगा तो ये वाले वॉल्व खुलेंगे, इन्हें सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सो धीरे धीरे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा था तो वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो गया ग्रेट वेसल से। ग्रेट वेसल अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक को कहते हैं। इसकी वजह से बेटे सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो गए, और सेमी ल्यूनर वॉल्व जब ओपन हो गए तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में पुश हुआ और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में पुश हुआ। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? अब हमने ये कहा कि जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा सेमी ल्यूनर वॉल्व खुल जाएंगे। खुल गए बेटे सेमी ल्यूनर वॉल्व, और इसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल से पहुंच गया बेटे इस पर्टिकुलर अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में। क्या यह बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब यह होगा कि वेंट्रिकल डायस्टोल में जाएगा। एट्रिया पहले से ही डायस्टोल में था, आपको जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया किसे कहते हैं। देखिए ये एट्रिया किस में जाएगा बेटे, डायस्टोल में, वेंट्रिकल किस में जाएगा, डायस्टोल में। एट्रिया पहले से ही डायस्टोल में था, आपको समझ में आ गया, जॉइंट डायस्टोल की शुरुआत हो गई। लेकिन यहां पर जैसे ही वेंट्रिकल क्या हुआ बेटे, रिलैक्स हुआ, सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हुआ, तो होगा ये कि ये जो ब्लड वेसल्स है बहुत इलास्टिक है, बहुत इलास्टिक है, और ब्लड इसमें आपने ऐसे फेंका है और वो ब्लड वापस रिकॉइल पे आएगा। सो किसी चीज को आप इलास्टिक चीज में फेंकेंगे तो वो वापस रिकॉइल में आएगा। इसके अलावा यहां पर प्रेशर भी कम हो गया है, तो ये जो ब्लड वापस आ रहा होगा रिकॉइल की वजह से, और क्योंकि यहां प्रेशर कम हुआ है ये सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे। सो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे, और अब की बार भी सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। इस साउंड को आप S2 या डब कहते हैं। ये डब साउंड प्रोड्यूस हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो वेंट्रिकल हमने क्या किया, डायस्टोल में गया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में गया तो उसका प्रेशर गिर गया, इसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो गए बेटे, क्लोज हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटे? दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये वॉल्व क्या हो गए बेटे, शाबाश, क्लोज हो गए। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गई। एट्रिया किस में था बेटे, डायस्टोल में। वेंट्रिकल किस में था,
था बेटे डायस्टोल में, लेकिन अभी एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकल से क्या है, कम है, और धीरे धीरे यहां पर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा, और जैसे ही एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकल प्रेशर से तो फिर एवी वॉल्व खुल जाएंगे और अगली कार्डियक साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। सो जैसे जैसे बेटे एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, जैसे जैसे ये प्रेशर घटेगा वो प्रेशर बढ़ेगा, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन, और उसकी वजह से अगली कार्डियक साइकिल क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये रहा वो ज्वाइंट डायस्टोल, और फिर वही बेटे बात होगी कि ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और पहले पैसिव फिलिंग, उसके बाद एक्टिव फिलिंग, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के शुरू में फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, सेमिल्यूनर वॉल्व खुलेंगी, इजेक्शन होगा, ब्लड किस में जाएगा बेटे, एओर्टा में, और पल्मोनरी ट्रंक में वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू होगा, जो ब्लड रिकॉइल कर रहा है वो सेमिल्यूनर वॉल्व को क्लोज कर देगा, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, ज्वाइंट डायस्टोल शुरू हो गया, धीरे धीरे एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकल से और नई कार्डियक साइकिल शुरू हो जाएगी। सो क्या ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व कब खुलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व कब बंद होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कब खुलते हैं, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कब बंद होते हैं। सो मुझे उम्मीद है मैंने आपकी एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया, आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। इस पैराग्राफ पे चलते हैं। सो देखिए इस पैराग्राफ को समझिए कि इसको आपने कार्डियक साइकिल कहा, और कार्डियक साइकिल में हमने कहा सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यही मैंने आपसे पहले कहा था कि कार्डियक साइकिल में 4 इवेंट होने हैं, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताई, इतनी बात समझ में आ गई। और हमने कहा कि एक कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड है, 1 मिनट में बेटे 60 सेकंड होते हैं। सो करीब करीब बेटे 75 कार्डियक साइकिल एक सेल में हो सकती है। यहां पर 72 एक आइडियल फिगर दिया हुआ है। एक और चीज समझिए बेटे बड़े ध्यान से, एक और चीज समझिए, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल, चलिए पहले लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायस्टोल में है, सो डायस्टोल का मतलब क्या है बेटे, रिलैक्स्ड है। सो देखिए बेटे अगर आपसे हार्ट में किसी स्पेसिफिक चेंबर पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया और किसी चेंबर का नाम नहीं लिखा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के हिसाब से आंसर देना। सो सपोज भी अगर आपने करना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को सपोज करना, यहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाता है, दैट इज द बिजनेस एंड ऑफ द हार्ट। तो मैंने ये कहा कि आप मानते हैं कि डायस्टोल में किसी चेंबर के अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा, वो प्रेशर कम होगा, और इस वजह से डायस्टोल में बेटे फिलिंग होनी चाहिए। तो अगर बेटे किसी चेंबर के अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से फ्लूइड उसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, मैं 2021 या 22 का एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, किसी भी चेंबर में खास तौर पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। सो सबसे ज्यादा आप देखिएगा, आपको 2-3 साल में 2-3 साल पुराने पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चेंबर में डायस्टोल के एंड पर सबसे ज्यादा ब्लड होना चाहिए, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को आगे पंप करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में इसमें जो ब्लड रह जाएगा वो सबसे कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चेंबर में जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो सिस्टोल में अगर ब्लड बेटे बाहर जा रहा है तो सिस्टोल जब खत्म हो रहा है तो चेंबर के अंदर सबसे कम ब्लड होगा। डायस्टोल में अगर चेंबर भर रहा है तो डायस्टोल के एंड पर सबसे ज्यादा ब्लड होगा। सो मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो 2-3 साल पहले आया, इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml है। सो मान लीजिए पूरा का पूरा जो ब्लड भरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो करीब कितना भरता है बेटे, 120 ml, और अगर आप सिस्टोल के एंड पर इसे देखें तो 50 ml फिर भी रह जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो इनका जो डिफरेंस है 70 ml वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा में पहुंचा दिया। सो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को उसने किस में पहुंचा दिया बेटे, शाबाश, आयोटा में। 70 ml ही राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में पहुंचाएगा।
सो इसका मतलब ये हुआ, ये 70 ml हमें समझ में आ गया। इस 70 ml को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है कार्डियक आउटपुट। तो अगर आप 75 या 72 इंटू 70 करेंगे तो करीब 5 लीटर के करीब आपको कार्डियक आउटपुट मिलेगा, बेसिकली रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहां पर ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई बेटे। एक बात और सोचिए, एग्जामिनर आपसे कहता है किसी का हार्ट रेट डबल कर दें, स्ट्रोक वॉल्यूम भी डबल कर दें, तो आप ये कहेंगे कार्डियक आउटपुट 4 गुना हो जाएगा। इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन रूल्स का पता है, कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जी कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ाएं? तो कार्डियक आउटपुट या तो हार्ट रेट बढ़ा दीजिए या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हार्ट रेट कैसे बढ़ाएं? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन याद कीजिए, उससे क्या बढ़ाया जा सकता है बेटे? हार्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे करें बेटे? एथलीट्स जिनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। इसीलिए जब आप दौड़ते हैं तो अगर आप बहुत अच्छे एथलीट है तो आपका हार्ट रेट उतना नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन मेरे जैसा आदमी जब दौड़ेगा तो उसका हार्ट रेट आपसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। स्ट्रोक वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 70 ml कितने में से बेटे? 120 ml में से। याद करिए, चलिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देता हूं। 70 ml कितने में से अचीव हुआ? 120 में से। इसको बायोलॉजी में 60% मान लेते हैं। सो 72 होना चाहिए पर 60% इसको मान लेते हैं। इसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो हार्ट जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल करीब 60% ब्लड को आगे पंप कर देता है। लेकिन अगर इतना नहीं पंप कर रहा है, मान लीजिए कि आप किसी का टेस्ट करते हैं और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन केवल 40% है, तो पासिंग मार्क्स कितने थे बेटे? 60%। आए कितने? 40%। तो क्या हो गया बेटे? कार्डियक फेलियर हो गया। इसे आप हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब यह हुआ कि हार्ट फेलियर में हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा जितना उसे पंप करना था। क्या यह बात समझ में आ गई बेटे? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या कहा? स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ। सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल बेटे फेल हो रहा है तो ब्लड आगे नहीं जा रहा। ब्लड आगे नहीं जा रहा तो यहां पानी इकट्ठा होगा। यह पानी इकट्ठा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। किस पर बेटे प्रेशर बढ़ेगा? बेटे लंग्स पे। और लंग्स में क्या होगा बेटे? पानी इकट्ठा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कंजेशन। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। आपको यह बात भी समझ में आ गई। इस वाले सेशन का जो फिनिश है वो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन से आपको कराना चाहता हूं। बड़े ध्यान से देखिए, पहले मैं लाइन पढ़ा दूं ताकि आप उसको ढंग से समझ लें और फिर इस वाले आपके लास्ट मिनट रिकॉल को खत्म करते हैं। इधर देखिए बेटे, इधर देखिए, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच, बोथ नहीं लिखा है बेटे। सो इसका मतलब हर मिनट में जो राइट वेंट्रिकल है वो भी 5 लीटर ब्लड पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ईच लिखा है बेटे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो वही ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल ने पंप करके लंग्स पे पहुंचाया था और वहां से वापस आया है। सो हार्ट में जो ब्लड आता है हार्ट उसे आगे फेंक देता है। क्वेश्चन ये है कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस the amount of blood in pulmonary and systemic circulation is same, the difference is in pressure। systemic circulation में pulmonary circulation से प्रेशर ज्यादा होता है, इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मस्कुलेचर है वो थिकेस्ट होती है। अभी मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी से कार्डियक साइकिल की एक एक लाइन पढ़ा दी। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपके डाउट्स इसमें क्लियर होंगे और आपने जो डाउट्स डाले हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनके वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करता हूं। लगे रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, अपनी सेहत का बहुत शानदार ख्याल रखिए। बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है आपका। थैंक यू सो मच।